हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अब तक आप लोगों ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ लिया और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है वो भी पढ़ लिया। अब बात आती है क्या हमारे जो रेस्पिरेटरी रिदम है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की रेट हर टाइम पे कांस्टेंट रहती है या घटती बढ़ती रहती है। तो इट इंक्रीजेस ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज। जैसे आप देखते हैं कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे अपनी रेस्पिरेटरी रिदम इंक्रीज हो जाती है, या अलग कंडीशन यदि टेम्परेचर है तो भी रेस्पिरेटरी रिदम इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे आज कि जो ब्रीदिंग रेट है ह्यूमन बीइंग में, इट इज कंट्रोल्ड अंडर टू हेडिंग, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल सुनते ही आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जो हमारी रेस्पिरेटरी रिदम की प्रोसेस है इसको कौन रेगुलेट करती है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में भी थोड़ा सा यदि समराइज करूं तो इट मेनली अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स वेरुलाई विच इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप पढ़ के आए हैं लोअर क्लास में। तो हिंड ब्रेन के जो पार्ट है मेडुला विच इज कॉमनली सेड टू बी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर और रिदमिसिटी सेंटर, की जो हमारी ब्रीदिंग की रेट है घटती बढ़ती रहती है उसको रेगुलेट कौन करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन जो हमारी रिदम रेट है इट ऑल्सो डिपेंड ओवर अनदर फैक्टर विच इज सेड टू बी केमिकल कंट्रोल सिस्टम। तो हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं व्हाट डू मीन बाय रिदमिसिटी सेंटर। रिदमिसिटी सेंटर आर द पार्ट ऑफ ब्रेन और पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सिग्नल सेंड करते हैं हमारी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी मसल्स को और इनहेलेशन एक्सहेलेशन को रेगुलेट करते हैं। प्रीवियस टू प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को नॉर्मली कौन सी मसल रेगुलेट करती है, रेडियल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन को कौन रेगुलेट करती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समराइज करा देती हूँ, ये हम प्रीवियस टॉपिक में कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट कम ओवर रिदमिसिटी सेंटर और नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग और नर्वस कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट कम ओवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल। देर आर 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, कि हमारे ब्रेन के अंदर 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर होते हैं, लेकिन मैं पार्ट 2 ही बता रही हूँ, मेडुला एंड पोन्स। इसका मतलब 3 में से 2 रेस्पिरेटरी सेंटर तो एक पर्टिकुलर पार्ट पे लोकेटेड है। तो 2 रिदमिसिटी सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड ओवर मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड 1 रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड ओवर पोन्स वेरुलाई। एक बार फिर से बता रही हूँ, 2 रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ लोकेटेड होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे डोर्सल पार्ट में और वेंट्रल पार्ट में या वेंट्रोलेटरल पार्ट में कह सकते हैं हम। और एक जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड है, पोन्स पे। तो अब ये कैसे रेगुलेट करते हैं और कौन कौन सी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कम ओवर इंस्पिरेटरी सेंटर और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। व्हाई इट इज सेड टू बी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, तो इट इज लोकेटेड ओवर डोर्सल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। सपोज दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो जो डोर्सल पार्ट में लोकेटेड है उसको आपने क्या बोल दिया, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और जो वेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है उसको आपने क्या कह दिया, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो डोर्सल जो मेडुला है इसके ऊपर 2 रिदम सेंटर लोकेटेड है बेटा। तो ध्यान से देखें, इंस्पिरेटरी सेंटर नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ये हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग या हम कहें कि नॉर्मल इनहेलेशन को रेगुलेट करती है। तो लोकेटेड ऑन मेडुला ऑब्लोंगेटा, विच पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, डोर्सल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेट में पार्ट भी पूछ लिया जाता है कि जो इंस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है बेटा, डोर्सल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेगुलेट नॉर्मल ब्रीदिंग, जो आप नॉर्मल इनहेल एक्सहेल कर रहे हो रेस्टिंग कंडीशन में, उसको कौन सा सेंटर रेगुलेट करता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और इंस्पिरेटरी सेंटर विच इज लोकेटेड डोर्सल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। The nervous signal released from this center regulate which muscle। आपको याद करा दूं कि नॉर्मल जो इनहेलेशन है इसको कौन सी मसल रेगुलेट करती है, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मतलब यहाँ से जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, जो नर्व इंपल्स जनरेट हो रहा है वो हमारी कौन सी मसल को रेगुलेट करती है, डायफ्राम की मसल को रेगुलेट करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को रेगुलेट करती है एंड अल्टीमेट रेगुलेट आवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन at rest, at normal condition। तो that's why it is said to be normal rhythmicity center, कि नॉर्मल रेट में जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस है वो कितने सेकंड की चलती है बेटा, 5 सेकंड की।
2 सेकेंड फॉर इनहेलेशन एंड 3 सेकेंड फॉर एक्सहेलेशन। लेकिन आप जब दौड़ रहे होते हो तो ये जो ब्रीदिंग रेट है ये क्या होती जाती है, शॉर्ट होती चली जाती है। आप देखते हैं कि रेस्पिरेटरी रिदम बढ़ती जाती है और जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं। तो एक बार फिर रिकॉल कराती हूँ, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप विच इज लोकेटेड डॉर्सल टू मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड इट रेगुलेट विच मसल, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो हमारी कौन सी प्रोसेस को रेगुलेट करती है, नॉर्मल ब्रीदिंग को, नॉर्मल चाहे नॉर्मल इनहेलेशन हो चाहे नॉर्मल एक्सहेलेशन हो। मतलब 5 सेकेंड की जो हमारी ब्रीदिंग फिनोमिना चल रही है रेस्टिंग कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, उसको कौन सा सेंटर रेगुलेट करता है, इंस्पिरेटरी सेंटर विच इज लोकेटेड डॉर्सल टू मेडुला। नेक्स्ट कम ओवर एक्सपिरेटरी सेंटर। व्हाई इट इज सेड टू बी एक्सपिरेटरी सेंटर एंड व्हाई इट इज सेड टू बी इंस्पिरेटरी? ऐसा तो नहीं है सिर्फ इसने इंस्पिरेशन को रेगुलेट किया है, इट रेगुलेट बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन एट नॉर्मल कंडीशन। बट एक्सपिरेटरी सेंटर नॉर्मली डोरमेंट रहता है। यदि मैं नॉर्मल बात करूं तो ये कब एक्टिवेट होगा बेटा? ये तब एक्टिवेट होगा जब आपकी बॉडी में बहुत CO2 का लेवल बढ़ जाएगा और हमारे बॉडी से CO2 को बाहर निकालना है। जनरली ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज, आप बहुत तेजी से भाग दौड़ रहे हो तो देयर इज ग्रेट सेलुलर रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स, क्योंकि हम भाग रहे हैं तो मसल्स में उतना ही ज्यादा CO2 जनरेट करना है, जल्दी जल्दी CO2 को बाहर निकालना है, फोर्सफुल एक्सहेल करना है, हमें बहुत तेजी से एक्सहेल करना है। उस केस में हमारा कौन सा सेंटर एक्टिवेट होता है? एक्सपिरेटरी सेंटर। और इट इज सेड टू बी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। व्हाई इट इज सेड टू बी वेंट्रल? बिकॉज इट इज लोकेटेड वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर हो गया आपको? तो इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम इट रिमेन डॉर्मेंट और इनएक्टिव। मतलब जो नॉर्मल आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो तो आपका कौन सा रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट है? इंस्पिरेटरी। और जब आप बहुत भाग दौड़ रहे हो या फोर्सफुल एक्सहेल कर रहे हो, योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो उस केस में आपका कौन सा एक्टिवेट हो जाता है? एक्सपिरेटरी सेंटर। इट इज स्टिमुलेटेड ओनली व्हेन वी रिक्वायर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, hence their nervous signal regulate internal intercostal muscle and abdominal muscle। मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का सिर्फ रोल किस टाइम पे आता है? ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन में इसका कोई रोल नहीं है। नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन बोथ आर अंडर कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, whereas फोर्सफुल एक्सहेलेशन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो दो रेस्पिरेटरी सेंटर क्लियर हो गए। बोथ रेस्पिरेटरी सेंटर आर लोकेटेड ओवर मेडुला ऑब्लोंगेटा। फर्स्ट वन इज डोर्सल पार्ट एंड अनदर वन इज वेंट्रल पार्ट। नॉर्मल ब्रीदिंग में ये वाला पार्टिसिपेट करता है बेटा इंस्पिरेटरी सेंटर, और फोर्सफुल एक्सहेलेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करता है? एक्सपिरेटरी सेंटर। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे ब्रेन का कौन सा सेंटर नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव और डोरमेंट रहता है, तो आप कौन सा लिखेंगे? एक्सपिरेटरी सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में कि नॉर्मल कंडीशन में तो ये रहेगा इनर्ट और डोरमेंट, इनएक्टिव, लेकिन जब फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात आती है तो ये क्या हो जाता है बेटा? एक्टिवेट। नेक्स्ट कम ओवर थर्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज लोकेटेड ओवर पोन्स वेरुलाई just beneath the medulla oblongata. So it is located on pons veruli and it is said to be pneumotaxic center. Why it is said to be pneumotaxic? Pneumotaxic का मतलब it is sensitive to chemical. केमिकल सेंसिटिव है कि जैसे जैसे ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ये एक्टिवेट होता जाता है। तो इंक्रीज ब्रीदिंग रेट बट इट गेट्स शैलोअर, कि जब आप बहुत तेजी से सांस लेते हो, जल्दी जल्दी सांस लेते हो, जल्दी जल्दी आप ब्रीदिंग करते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो आप क्या देखते हो कि रेस्पिरेटरी रिदम तो बढ़ गया लेकिन जो हवा है, एयर है, वो पार्शियल जा रही है अंदर, पार्शियली थोड़ी जा रही है, निकल रही है, जा रही है, निकल रही है। तो इसका मतलब ब्रीदिंग रेट तो बढ़ चुकी है लेकिन एयर लंग्स में कैसी जा रही है? पार्शियल, थोड़ी जा रही है, पूरी एयर एंटर नहीं कर रही। जनरली यदि थोड़ा सा इसको मैं बिल्कुल आपको नॉर्मल बताऊं, आपने डॉग्स देखा होगा ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर वो उनका टंग बाहर रहता है और वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते रहते हैं, दैट इज पैंटिंग ऑफ डॉग्स। जो वहाँ पे उनका मेजर रोल है थर्मो रेगुलेशन, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या रखते हैं? कॉन्स्टेंट। यहाँ पे मैं उनकी ब्रीदिंग से कंसिडर नहीं करा रही, इसमें पैंटिंग इन डॉग्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर, इसका मेन काम क्या है बेटा? थर्मो रेगुलेशन। आपने डॉग्स को देखा होगा कांस्टेंट वो ब्रीथ करते रहते हैं जब वो सो रहे होते हैं, या शैलो ब्रीदिंग होती रहती है, उनकी टंग्स बाहर रहती हैं और शैलो ब्रीदिंग करते रहते हैं। यहाँ पे मेजर रोल किसका है? थर्मो रेगुलेशन का है। एंड दिस पेंटिंग फिनोमिना इन डॉग्स
अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये भी एक बार नेट में क्वेश्चन आया है, बहुत प्रीवियस पेपर आप उठा के देखेंगे। तो पेंटिंग इन डॉग्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज लोकेटेड ओवर पोन्स वेरोलाई। अब आता है कि जो पोन्स वेरोलाई है, क्या ये हर टाइम पे सेम सिग्नल सेंड करता है, या सिग्नल वीक भी हो सकते हैं और सिग्नल स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो कब इनके सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो क्या इफेक्ट होगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूमोटैक्सिक सिग्नल या द सिग्नल जनरेटेड बाय पोन्स व्हेन दिस सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग और फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग, बहुत फ्रीक्वेंसी से आ रहा है सिग्नल, तो इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन शॉर्टर। तो लंग्स कैसी फीलिंग होगी, पार्शियल फीलिंग ऑफ लंग्स, this lead to partial feeling of lungs, feeling of lungs। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब फ्रीक्वेंसी न्यूमोटैक्सिक सेंटर का ज्यादा होता है तो लंग्स की कंप्लीट फीलिंग होती है या पार्शियल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो कंप्लीट फीलिंग होगी, वीक सिग्नल है तो शैलो फीलिंग होगी, या हम कहें कि पार्शियल फीलिंग होगी। ऐसा नहीं है। यदि स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो रेस्पिरेटरी रिदम तो बढ़ेगा, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, लेकिन लंग्स में एयर क्या जा रही है, कम जा रही है, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं हम। जब आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूमोटैक्सिक सिग्नल जनरेट होता है। बट व्हेन द सिग्नल इज वीक और द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज वीक, देन इनहेलेशन लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लंबा इनहेल करते हैं हम और एयर कंप्लीट फील्ड होता है किसके अंदर, लंग्स में। तो कंप्लीट फीलिंग ऑफ लंग्स व्हेन सिग्नल इज वीक, पार्शियल फीलिंग ऑफ लंग्स व्हेन सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके। एक तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ लोकेटेड है, पोन्स पे, और दूसरा जब स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो कैसी फीलिंग होती है लंग्स की, पार्शियल, जब सिग्नल वीक होते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, कंप्लीट, और पेंटिंग इन डॉग्स अगेन अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। लेकिन यहाँ पे ब्रीदिंग से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे मेजर रोल किससे है, थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। तो हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल डिपेंड ओवर CO2 कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ब्लड एसिडिक होता जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट करेगा अपना पोन्स। तो आवर पोन्स आर सेंसिटिव टुवर्ड केमिकल चेंज इन ब्लड, कि व्हेन द CO2 इंक्रीजेस pH डिक्रीजेस, और उतना ही हमारा पोन्स वेरोलाई न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है, एक्टिवेट। तो नर्वस कंट्रोल में आपने 3 रेस्पिरेटरी सेंटर पढ़े, फर्स्ट 2 पढ़े आपने, स्टार्टिंग के 2 कहाँ लोकेटेड होते हैं, मेडुला पे, और तीसरा न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है, पोन्स पे। नेक्स्ट कम ओवर केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। 2 तरह की कंट्रोल मैंने आपको बताई, फर्स्ट वन इज नर्वस कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज केमिकल कंट्रोल। इसको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि ये आपके निट में नहीं, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, किस तरह की केमिकल कंट्रोल मैकेनिज्म होती है अपनी ब्रीदिंग की। तो दीज आर कंट्रोल वाया कीमो सेंसिटिव बॉडीज। आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, कीमो मतलब केमिकल, सेंसिटिव का टुवर्ड्स, सेंसिटिव मतलब जो रेस्पॉन्ड करे किसकी तरफ, केमिकल की तरफ। तो देयर आर सर्टेन कीमो सेंसिटिव बॉडीज। क्या होती है ये कीमो सेंसिटिव बॉडीज, इसको एक्सप्लेन करने से बता दूं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल हैं पर्टिकुलर एरिया में, जो थोड़ा सा भी यदि ब्लड में कोई फ्लक्चुएशन आता है पीएच में, जनरली फ्लक्चुएशन रिलेटेड टू पीएच और प्रेशर, जैसे बैरो रिसेप्टर्स बताए थे मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर कराया था मैंने रिसेप्टर्स का, कि बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो दीज आर स्पेशलाइज्ड cell located in particular or specific region of the body which respond towards chemical और pressure। तो अब बात आ रही है ब्रीदिंग की। तो हमारी बॉडी में, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी की थोड़ा एनाटॉमी बताऊं तो 2 तरह की कीमो सेंसिटिव बॉडीज हैं। फर्स्ट वन इज कैरोटिड बॉडी एंड सेकेंड वन इज एरोटिक बॉडी। एरोटा वर्ड तो आपने सुना ही है कि हार्ट से जो मेजर ब्लड वेसल बाहर निकलती है और जो पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं एओर्टा। तो जहां से एओर्टा बाहर निकल रही है लंग्स हार्ट में से, उसके बेस में कुछ सेंसिटिव सेल्स हैं, and that sensitive cell is said to aortic body, which are sensitive toward chemical as well as sensitive towards pressure. That's why said to be chemoreceptor as well as baroreceptor. Second one is carotid. Carotid टर्म हम यूज करते हैं। कैरोटिड क्या होते हैं बेटा, ऑरली बता देती हूँ। कैरोटिड आर्टरी और स्पेशलाइज्ड आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन, फेशियल रीजन और नेक रीजन। हमारे इस रीजन में कुछ स्पेशलाइज्ड कीमो सेंसिटिव सेल्स हैं। दीज आर, यहाँ से बाइफर्केशन हो जाती है बेटा। बाइफर्केशन मतलब 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जो कैरोटिड आर्टरी जा रही है
टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। दे सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फेशियल रीजन, सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। तो कैरोटिड आर्टरी आर द मेजर आर्टरी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन। क्लियर हो गया आपको? इसका मतलब ब्रेन नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हल्का सा भी यदि फ्लक्चुएशन आ रहा है पीएच में, पीएच लो जा रहा है, इसका मतलब ब्लड में किसका लेवल बढ़ रहा है? CO2 का। तो इस टाइम पे बहुत तेजी से सिग्नल जनरेट करती है एंड दैट बॉडी इज सेड टू बी कैरोटिड बॉडी। तो आपको पोजीशन होप सो क्लियर हो गई होगी। कैरोटिड आर्टरी आर दोज आर्टरी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन एंड फेशियल रीजन। थोड़ा सा यदि मैं कुछ फैक्ट बताऊं आपको कि यदि समटाइम दिस कैरोटिड आर्टरी गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू वेरियस रीजन, ड्यू टू फैटी या लिपिड कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से, तो इट समटाइम लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस या फेशियल पैरालिसिस, कि कई बार अपने फेस का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो कैरोटिड आर्टरी आर द मेजर आर्टरी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फेशियल रीजन एज वेल एज ब्रेन रीजन। तो कैरोटिड बॉडी आर द स्मॉल क्लस्टर ऑफ कीमोसेंसिटिव सेल लोकेटेड एट द बेस ऑफ कैरोटिड साइनस। हेयर कैरोटिड साइनस और कैरोटिड आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही है। Whereas aortic body is the cluster of chemosensitive cell located at the base of aorta. Aorta is the major blood vessel which arise from heart, जो पूरे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। Both body, carotid and aortic body are sensitive to PCO2. Here PCO2 is partial pressure of CO2 and more and very less sensitive to PO2. मतलब आपसे यदि पूछा जाए कि हमारी जो रेस्पिरेटरी रिदम की प्रोसेस है जो घट बढ़ रही है, इट टोटली डिपेंड ओवर विच कंसंट्रेशन, partial pressure of CO2 or concentration of CO2 in blood, and very less sensitive toward partial pressure of O2. क्लियर? थोड़ा सा यदि आप हायर क्लास में जाएंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप पढ़ेंगे कि कैरोटिड आर्टरी आर सेंसिटिव टुवर्ड्स PO2 whereas aortic body is sensitive toward PCO2. जैसे जैसे ब्लड में PO2 का लेवल घटता जाएगा ये सेंसिटिव होती जाएंगी। इसका मतलब PO2 का लेवल घट रहा है, इसका मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो रही है? लेस। तो ये सिग्नल भेजती है और हमारा रेस्पिरेटरी रिदम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो दिस इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स PO2, लो PO2। यहाँ पे लिख ही देती हूँ मैं, पर ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे या मेडिकल क्लासेस जब आप पढ़ेंगे तो मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स low partial pressure of O2 whereas aortic body is more sensitive high PCO2 partial pressure of CO2। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये सीधी सी बात है कि यदि PO2 घट रहा है तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर किसका बढ़ रहा होगा? CO2 का। लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस की रिस्पॉन्ड किसकी तरफ करता है? जब व्हेन द PO2 डिक्रीजेस। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम है कि यदि पार्शियल प्रेशर O2 घट रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? बढ़ेगा। Whenever in blood, जब हमारे ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है या CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारे ब्लड में किसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है? कार्बोनिक एसिड। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन में पीएच ऑफ ब्लड डिक्रीजेस, या हम कहें कि एसिडिटी ब्लड की इंक्रीज होती जा रही है, और जैसे जैसे एसिडिटी हम कहें कि पीएच लो होता जा रहा है तो ये बॉडी क्या हो जाएंगी? ये बॉडी एक्टिवेट हो जाएंगे। This stimulate chemosensitive body, both aortic and carotid bodies, and send signal or send sensory impulse to rhythmicity center। 3 rhythmicity center पढ़ चुके हो आप, वेंट्रल, डोर्सल एंड निमोटेक्सिक सेंटर। तीनों को ये मैसेज सेंड करता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रिदम टिल, कब तक? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रिदम टिल द लेवल of PCO2 get normalized। मतलब ये जब तक हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को बढ़ा के रखता है, जब तक कि हमारे ब्लड में CO2 का लेवल घट ना जाए या O2 का लेवल बढ़ ना जाए। तो होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके ऊपर फोकस कीजिएगा कि हमारा जो रेगुलेशन है, ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है, जो रिदम है, रेस्पिरेटरी रिदम नॉर्मल 12 to 14 टाइम्स पर मिनट, बच्चे के अंदर 30 to 44 टाइम्स पर मिनट, इन्फेंट की बात कर रही हूँ मैं, एडल्ट में 12 to 14 टाइम्स पर मिनट। लेकिन ये प्रोसेस कांस्टेंट नहीं रहती, ये घटती बढ़ती रहती है डिपेंडिंग ओवर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी। थैंक यू।